तमाम आधारों को देखते हुए उसी समय जो है सूचीबद्ध कर दिया गया, शेड्यूल बनाया गया जो 1956 के प्रेसिडेंशियल शेड्यूल में है। और उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि चाह करके भी कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार न तो इसमें से एक जाति को हटा सकती है और न ही किसी जाति को जोड़ सकती है, और किसी तरह का इसमें वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। और मुसहर समाज की ही बात करते हैं तो कभी मुसहर समाज के बारे में आप चिंतन किए हैं क्या? आपको 4 सीट मिली एमएलए की, आप एक माल वाला पार्टी को दे दिए, एक अपने लड़ गए, एक अपने पुत्र को दे दिए, एक अपनी समधिन को दे दिए, दूसरा मुसहर नहीं याद आया? चिराग पासवान बोले कि इसके खिलाफ हम लोग याचिका दायर करेंगे। देखिए, चिराग पासवान का अभी जो स्टैंड है वो स्वागत योग्य है कि वर्गीकरण का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे और बात कहना चाहते हैं कि भाई सिर्फ आपका वर्गीकरण का विरोध करने से बात नहीं बनेगी, और आप जो पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात कह रहे हैं ये अंतिम स्टेप है और ये विपक्ष का मुद्दा है। आप सरकार के साथ हैं, आप सरकार में अपनी बातों को रखिए और सरकार से कहिए कि अविलंब सरकार इस संदर्भ में अध्यादेश लावे और अध्यादेश ला करके कानून को इस तरह से पुख्ता करे कि उसको कोर्ट जो है चाहे अपना कोई उस पर ओपिनियन नहीं दे पाए और उसको बना करके 9वीं अनुसूची में डाले। न्यायाधीश सीजेआई हैं, इंडिया के चीफ जस्टिस हैं, और ये महसूस करने लगे कि हम कुर्सी पर दबाव में हैं, तो भाई तो आश्चर्य दुर्भाग्य की बात है। आप किसके दबाव में हैं? आपके ऊपर कौन दबाव है? आप तो सबको कठघरा में खड़ा करते हैं। आप मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को कठघरा में खड़ा करने वाले हैं, और आप जब दबाव में आ जाइएगा तो तब कैसे इस देश में जो है न्याय लोगों को मिलेगा? जो SC ST का कोटा बनता है उसका 1/4 कोटा भी अभी नहीं भरा है। तो जब कोटा ही हमारा नहीं भरा है तो इसमें से नीचे रहने वालों को दिक्कत कहाँ है? उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि अगर 1000 की वैकेंसी है और उसमें 300 खाली रहती है, तो भाई 300 जब खाली रहती है तो इसमें थोड़ा पढ़े लिखे वाला से नीचे वाला को दिक्कत कहाँ है? SC ST की सीटों को, खाली सीटों को भरने के लिए, बैकलॉग कोटा को पूरा करने के लिए स्पेशल ड्राइव चलता था। आप उस स्पेशल ड्राइव को बंद कर दिए और उल्टे जो है सरकारी महकमों में आप आउटसोर्सिंग से लोगों को भर रहे हैं। आउटसोर्सिंग से लोगों को जो भरा जा रहा है, माननीय मुख्य न्यायाधीश जी अगर उसमें सरकार से पूछते कि आप आउटसोर्सिंग से भेज रहे हैं उसमें SC ST OBC के लोगों को कितना आप आरक्षण दे रहे हैं कि तब ना उन लोगों को कल्याण होता। तो आप तो ये सीट जो है प्राइवेट से भरते जा रहे हैं। अगर कलम उठाता है, चाहे वो थाने का थानादार हो, लोअर कोर्ट के जज हों या उच्च पदस्थ IAS IPS हों या सुप्रीम कोर्ट के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हों, सारे लोग संविधान सम्मत कलम चलाते हैं ना। तो संविधान जो है, संविधान के बाहर अगर आप कोई फैसला दीजिएगा, कोई निर्णय लीजिएगा तो असंवैधानिक हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने पूरे दलित समाज को हिला करके रख दिया। यूँ कहें कि अनुसूचित जाति में जब से वर्गीकरण की बात जो है सामने आई है, यानी जब से लागू कर दिया गया, तब से जो है पूरा दलित समाज सदमे में, पूरा अनुसूचित जाति जो है सदमे में है। लगातार जो है हमला बोला जा रहा है और इधर से कहा जा रहा है कि अब जो है यह फैसला वापस लेना पड़ेगा। बातचीत करेंगे हमारे साथ जो है शिव कुमार मांझी जी हैं, अखिल भारतीय चौहड़मल मोर्चा के जो है सीनियर लीडर हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि इनका क्या ओपिनियन है, जिस तरह से लगातार जो है दलित समाज अभी आक्रोश में है। बातचीत करेंगे तो क्या कहिएगा सर, जिस तरह से लगातार यह मुद्दा गर्म होते हुए नज़र आ रहा है, अब इस पर जो है पॉलिटिक्स भी खेला जा रहा है। अभी आप जो पूछ रहे हैं, जो अभी ये एक ताज़ा समाचार पूरे देश में फैला हुआ है, वर्गीकरण का मामला, जहाँ जो SC ST में जो वर्गीकरण का मामला है, यह तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, आश्चर्यजनक है। आश्चर्यजनक इस मामला में है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आदरणीय DY चंद्रचूड़ जी जो हैं, उनके प्रति देश के गरीब गुरबों का, आम जनता का पुरजोर आस्था थी। लेकिन इस फैसले के बाद वैसी सोच रखने वाले लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। इसलिए कि जो मंतव्य आया है, जो विचार आया है, यह विचार ही
बिल्कुल इलेवेंट है, हाँ, बियॉन्ड कंफ्यूजन है। हाँ, आप यह देखिए ना, जो सरकार का तंत्र है, हाँ, जो किसी संबंध में अगर कलम उठाता है, हाँ, चाहे वो थाने का थानादार हो, हाँ, लोअर कोर्ट के जज हों, हाँ, या उच्च पदस्थ IAS IPS हों, हाँ, या सुप्रीम कोर्ट के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हों, हाँ, सारे लोग संविधान सम्मत कलम चलाते हैं ना। हाँ, तो संविधान जो है, हाँ, संविधान के बाहर अगर आप कोई फैसला दीजिएगा, कोई निर्णय लीजिएगा, हाँ। तो असंवैधानिक हो जाएगा। तो मुख्य न्यायाधीश तो कह रहे हैं कि इससे जो है लोगों को फायदा, जो निचले तबके के जो लोग हैं, जो दलित समाज के जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, जैसे मांझी समाज के लोग हैं, उनको जो उभरने का मौका मिलेगा। नहीं, देखिए, वो तो एक अलग इशू आता है। सबसे पहली बात है कि आप जो ये फैसला दिए हैं SC ST में वर्गीकरण का, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 341 एंड 342 इसमें SC ST के लिए जो है अधिकार दिए गए हैं, और इसमें जो वर्गीकरण जो जातियों का है कि किस स्टेट में कौन सी जाति SC में और ST में रहेगी, यह पहले ही डिसाइड कर दिया गया है। और पहले ही पिछड़ेपन के आधार पर, अस्पृश्यता के आधार पर, सामाजिक आधार पर, ये शैक्षणिक आधार पर, तमाम आधारों को देखते हुए उसी समय जो है सूचीबद्ध कर दिया गया, शेड्यूल बनाया गया, जो 1956 के प्रेसिडेंशियल शेड्यूल में है। और उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि चाह करके भी कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार न तो इसमें से एक जाति को हटा सकती है और नहीं किसी जाति को जोड़ सकती है, और किसी तरह का इसमें वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। आपको एग्जाम्पल के रूप में हम बतलाना चाहते हैं कि इसी तरह का SC की लिस्ट में 2000 में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने वर्गीकरण किया था और 4 कैटेगरी में बांट दिया था, और वहाँ के लोग जो है न्यायालय का दरवाजा खटखटाए, और उस समय सर्वोच्च न्यायालय का बेंच उस फैसला को रद्द किया था। और क्या कहते हुए रद्द किया था? यही वर्डिक्ट दिया था कि इस तरह का वर्गीकरण राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, तो माननीय चंद्रचूड़ जी का फैसला इस किस आधार पर आ गया? लेकिन न्यायालय तो सर सबके लिए, सबको इंसाफ करके, सब जितने जो भी समाज के लोग हैं उनके लिए इंसाफ का काम करती है। तो एक तो आपको बतलाते हैं कि यह फैसला ही बिल्कुल असंवैधानिक है, तो विचार ही असंवैधानिक है। दूसरी बात, अब ये तो यही आश्चर्य की बात है। हम बोले ना कि आज तक के 10-12 इम्पोर्टेंट देश के इशू पर जो चंद्रचूड़ जी के फैसले आए, वो देश की आम जनता के पक्ष में आए, जिससे देश की आम जनता की आस्था उनमें बहुत थी। लेकिन अब ये सेवानिवृत्त होने के जस्ट पहले इस तरह की बात, इस तरह का मंतव्य असंवैधानिक रूप से आया, ये आश्चर्य की बात है। उससे बड़ी आश्चर्य की बात है कि अभी जब इस पर प्रतिक्रिया देश में आने लगी, हम लोगों ने भी उनके विचार के बाद तुरंत मीडिया में भी अपना उनसे अनुरोध किया पुनर्विचार करने के लिए, तो उनका एक और स्टेटमेंट आया कि हमारी कुर्सी पर एक दिन कोई बैठ करके देखे कि हम कितना दबाव में रहते हैं। न्यायालय भी दबाव में रहता है। अब ये देखिए, इससे दुर्भाग्य की बात देश के लिए कुछ और नहीं हो सकती है। जब हमारा जुडिशियरी, और उसमें भी जुडिशियरी का हमारा टॉप पद जो मुख्य न्यायाधीश CJI हैं, इंडिया के चीफ जस्टिस हैं, और ये महसूस करने लगे कि हम कुर्सी पर दबाव में हैं, तो भाई तो आश्चर्य दुर्भाग्य की बात है। आप किसके दबाव में हैं? आपके ऊपर कौन दबाव है? आप तो सबको कटघरा में खड़ा करते हैं। आप मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को कटघरा में खड़ा करने वाले हैं, और आप जब दबाव में आ जाइएगा तो तब कैसे इस देश में जो है न्याय लोगों को मिलेगा? तो ये मतलब न्याय व्यवस्था एकदम ठप हो गई। ये तमाम बातें जो है क्या उजागर कर रही है? आप किसके दबाव में आ रहे हैं? किसके दबाव में फैसले दे रहे हैं? तो ये बात है। दूसरी बात जो दलील दी, जो आप पूछ रहे हैं कि इसमें बहुत नीचे दबे हुए लोगों को इससे फायदा मिलेगा, तो भाई फायदा मिलेगा कि इससे आरक्षण समाप्त हो जाएगा, इस व्यवस्था से विसंगति पैदा होगी और इस व्यवस्था से आरक्षण समाप्त हो जाएगा। दोहरी चाल है ये। मैंने सीधी बात समझिए कि नीचे वाले लोगों को इसमें के थोड़ा सा पढ़े लिखे लोगों से तब न दिक्कत होती जब इनसे उनका हक मारा जाता। लेकिन क्या स्थिति है अभी इंडिया के तहत पूरे देश में
चाहे राज्य सरकार की सर्विसेज हो या केंद्र सरकार की सर्विसेज हो, जो SC ST का कोटा बनता है उसका 1/4 कोटा भी अभी नहीं भरा है। तो जब कोटा ही हमारा नहीं भरा है तो इसमें से नीचे रहने वालों को दिक्कत कहाँ है? उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि अगर 1000 की वैकेंसी है और उसमें 300 खाली रहती है, तो भाई 300 जब खाली रहती है तो इसमें थोड़ा पढ़े लिखे वाला से नीचे वाला को दिक्कत कहाँ है? आप कह रहे हैं कि नहीं भरी है, ठीक है, जीतनराम मांझी का समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं जीतनराम मांझी की हमारे समाज के लिए फायदा है, इस वर्गीकरण जो हमारे समाज को जो है फायदा पहुँचाएगा। वो तो कह रहे हैं कि जो लोग वर्गीकरण का विरोध कर रहे हैं वो लोग स्वार्थी हैं। अब आप समझ लीजिए कि देश में उनसे बड़ा कोई स्वार्थी नहीं हो सकता है। वो कभी भी समाज के बारे में नहीं सोचते हैं। आप जिस समाज की बात करते हैं, अगर मुसहर समाज की ही बात करते हैं तो कभी मुसहर समाज के बारे में आप चिंतन किए हैं क्या? आपको 4 सीट मिली MLA की, आप एक माल वाला पार्टी को दे दिए, एक अपने लड़ गए, एक अपने पुत्र को दे दिए, एक अपनी समधिन को दे दिए, दूसरा मुसहर नहीं याद आया? और जिनको आदर्श मान करके आप मुसहर समाज में भाषण देते हैं, दशरथ बाबा कह करके, जो पर्वत पुरुष हैं जिनको देश जो है आदर और सम्मान की नज़र से देखता है, पूजता है, आप उनके घर को कभी देखे हैं? उनके पुत्र, उनके घर के लोग झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर हैं। और अभी आप देखे थे जब उनके बेटा और दामाद जदयू ज्वाइन किए थे तो उस दिन जो है पूरा मीडिया उछाला था कि गया संसदीय क्षेत्र से दशरथ मांझी के बेटे या दामाद को जदयू से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो जब मीडिया में आ गई तो सब लोग जान गए, तो ये बात जीतनराम मांझी भी तो जान गए होंगे ना। तो जब आप इस गठबंधन में आए तो आप अपने आदर्श पुरुष दशरथ मांझी को सम्मान देने के लिए क्यों नहीं वो सीट जो है दशरथ मांझी के बेटे को दे दिए? तो आप तो अपने लिए अड़ गए। तो जो एक सीट उनको दे करके इस समाज को और लोगों को सम्मानित किया जा सकता था, उनकी सोच, उनमें श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालुओं को सम्मानित किया जा सकता था, वो भी आप त्याग नहीं किए। और आप कह रहे हैं कि दूसरे लोग स्वार्थी हैं। दलित समाज का सिर्फ चोला पहने हुए हैं, हित के लिए चोला। इसलिए ऐसे लोग बिल्कुल अपने हित की बात करते हैं। इसलिए इस वर्गीकरण से कहीं कोई फायदा नहीं होने जा रहा है, बल्कि हम ये कहते हैं कि पहले जो है SC ST की सीटों को, खाली सीटों को भरने के लिए, बैकलॉग कोटा को पूरा करने के लिए स्पेशल ड्राइव चलता था। आप उस स्पेशल ड्राइव को बंद कर दिए और उल्टे जो है सरकारी महकमों में आप आउटसोर्सिंग से लोगों को भर रहे हैं। आउटसोर्सिंग से लोगों को जो भरा जा रहा है, माननीय मुख्य न्यायाधीश जी अगर उसमें सरकार से पूछते कि आप आउटसोर्सिंग से भेज रहे हैं, उसमें SC ST OBC के लोगों को कितना आप आरक्षण दे रहे हैं कि तब ना उन लोगों को कल्याण होता। तो आप तो ये सीट जो है प्राइवेट से भरते जा रहे हैं। मैंने आपको प्राइवेट एजेंसियाँ वो एग्ज़ाम लेने के लिए, कैंडिडेट को बहाल करने के लिए, आपके यहाँ सूची भेजने के लिए सक्षम है। और जो पहले सरकारी तंत्र चलता था, जो एग्ज़ाम लेता था, सिलेक्ट करता था, नियुक्त ज्वाइन कराता था, तो सरकार फेल है। चिराग पासवान बोले कि इसके खिलाफ हम लोग याचिका दायर करेंगे। देखिए, चिराग पासवान का अभी जो स्टैंड है वो स्वागत योग्य है कि वर्गीकरण का विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम उनसे और बात कहना चाहते हैं कि भाई सिर्फ आपका वर्गीकरण का विरोध करने से बात नहीं बनेगी। और आप जो पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात कह रहे हैं, ये अंतिम स्टेप है और ये विपक्ष का मुद्दा है। आप सरकार के साथ हैं, आप सरकार में अपनी बातों को रखिए और सरकार से कहिए कि अविलंब सरकार इस संदर्भ में अध्यादेश लावे और अध्यादेश ला करके कानून को इस तरह से पुख्ता करे कि उसको कोर्ट जो है चाहे अपना कोई उस पर ओपिनियन नहीं दे पाए और उसको बना करके 9वीं अनुसूची में डाले। सीधी सीधी बात है कि भाई कानून, सुप्रीम कौन है? प्रश्न उठता है कि सुप्रीम कौन? सुप्रीम कोर्ट है या भारत का संविधान है? इसलिए सुप्रीम हमेशा जो है भारत का संविधान है। और इस तरह का कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदया के साथ में पार्लियामेंट सक्षम है, कोई न्यायालय सक्षम नहीं है। न्यायालय का सिर्फ वर्डिक्ट देना है कि कोई कानून संविधान सम्मत है या नहीं है। इसलिए हम अनुरोध करेंगे आप लोगों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी से कि अपने फैसले पर वो स्वयं पुनर्विचार करें और अपने से बड़े बेंच में डाल करके पहले की जो व्यवस्था है बहाल करें
और भारत सरकार से मांग करेंगे कि आप इन बातों को शुरू से ही उठते रहा है। चिराग जी के पिताजी आदरणीय श्रद्धेय रामविलास पासवान जी जिंदगी भर जो है ये आरक्षण और SC ST से संबंधित कानूनों को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए मांग करते रह गए। उस समय की कांग्रेस गवर्नमेंट भी नहीं डाला और 10 बरस इस सरकार में थे, ये सरकार भी नहीं डाली। अगर इसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए तो अक्सरहा देखा जाता है कि कोर्ट के फैसले हमेशा नियम के खिलाफ जो है कभी कभी समय समय पर आते रहते हैं। इसलिए मांग उठ रही थी और चारों तरफ से मांग उठती है कि ऐसे मामलों को 9वीं अनुसूची में डाल देना चाहिए कि जो देश भर के प्रतिनिधि के रूप में पार्लियामेंट किसी चीज़ को कानून बनाती है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा कानून बनता है, उस पर जज की कुर्सी पर बैठा हुआ कोई सिंगल आदमी जो है उसके खिलाफ जो है वर्डिक्ट नहीं दिया करे। इसलिए हम आपके माध्यम से भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि इसको अध्यादेश ला करके इसको जोड़ा जाए और 9वीं अनुसूची में डाला जाए। तो हमारे साथ राजकुमार मांझी से आपने देखा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पर जो है अपनी बातों को बेबाकी से रखा कि क्या वर्गीकरण होना सही रहेगा, कितना फ़ायदा कितना नुकसान हमारे समाज को होगा। इन्होंने अपना बात जो बेबाकी से रखा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है अनुसूचित जाति में वर्गीकरण को लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते रहिए पब्लिक हल्ट। मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।